स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर चुके हैं कि उत्पादित वस्तु के गुण के संबंध में प्रबंधकों को 3 प्रमुख निर्णय लेने होते हैं। पहला ये कि किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन करना है, जिसको विनिर्दिष्टीकरण या स्पेसिफिकेशन कहते हैं। दूसरा ये वस्तु का वास्तविक निर्माण किस प्रकार से होना है, यानी निर्माण प्रक्रिया या प्रोडक्शन के मेथड क्या रहेगा। और तीसरा यह कि निर्मित वस्तु पूर्व निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप है अथवा नहीं, यानी इंस्पेक्शन। और इन तीनों चीजों के लिए ही हम सांख्यिकीय गुण नियंत्रण को अपनाते हैं। सांख्यिकीय गुण नियंत्रण के लिए हमको विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट प्रयोग में लेने होते हैं। नियंत्रण चार्ट सांख्यिकीय गुण नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं वे 2 प्रकार के आंकड़े होते हैं। एक तो वे आंकड़े जो कि चर या आंकड़ों में या संख्याओं में प्रकट किए जा सके, और दूसरे वे जो कि संख्याओं में प्रकट नहीं किए जा सकते हैं, यानी गुणों में प्रकट किए जाते हैं। तो नियंत्रण चार्ट इस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। चर समंकों के लिए नियंत्रण चार्ट या कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, और दूसरा गुण समंकों के लिए नियंत्रण चार्ट या कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। आज हम बात कर रहे हैं चर समंकों के लिए नियंत्रण चार्ट्स या कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के लिए जिनको कि हम जिन आंकड़ों को या जिन x को हम संख्याओं में नाप सकते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। और वेरिएबल्स को नापने के लिए जो कंट्रोल चार्ट्स हैं वो हम 3 तरह के कंट्रोल चार्ट्स की स्टडी करेंगे। यानी फर्स्ट है माध्य नियंत्रण चार्ट या x बार चार्ट, दूसरा है विस्तार नियंत्रण चार्ट या R चार्ट, और तीसरा है प्रमाप विचलन चार्ट या स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट। आज हमारे इस लेक्चर में हम माध्य नियंत्रण चार्ट को, x बार चार्ट को विशेष रूप से डिटेल में पढ़ रहे हैं। माध्य चार्ट या मीन चार्ट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जिन आंकड़ों का प्रत्यक्ष संख्यात्मक मापन किया जा सकता है, जैसे एक पेज की लंबाई, कागज की किस्म, बल्ब की आयु घंटों में या टायर की आयु वर्षों में इत्यादि, इन सभी को हम वेरिएबल्स के रूप में लेते हैं और इनका माप हम वेरिएबल्स चार्ट के द्वारा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो तकनीक हम अपना रहे हैं वो माध्य चार्ट है, x बार चार्ट है। माध्य चार्ट का प्रयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि विभिन्न प्रतिदर्श इकाइयों के समांतर जो माध्य निकल रहा है वो नियंत्रण सीमाओं के अंतर्गत है अथवा नहीं। माध्य चार्ट बनाने के लिए इसकी जो निर्माण विधि है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हमको प्रतिदर्श माध्य की गणना करनी होती है या सैंपल मीन्स की गणना करनी होती है। सर्वप्रथम विभिन्न प्रतिदर्श या सैंपल्स या उनके उप समूह सब ग्रुप्स की इकाइयां रैंडमली चुनी जाती है। जैसे आपको 1000 इकाइयों के बारे में स्टडी करनी है तो 30 इकाइयों के हम 10 प्रतिदर्श ले सकते हैं, और इन 10 इकाइयों को जो हम ले रहे हैं वो 10 इकाइयां 1000 इकाइयों में से रैंडमली छांटी जाती है, जिसका अभिप्राय यह है कि एक इकाई को निकालने से
दूसरी इकाई को निकालने की प्रायिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वस्तु की इन छाटी हुई इकाइयों के संख्यात्मक माप, जैसे संख्यात्मक माप का है कि अगर आप किसी वस्तु की लंबाई माप रहे हैं तो लंबाई, या अगर चौड़ाई नाप रहे हैं या रेडियस नाप रहे हैं तो वो सभी संख्यात्मक माप है। तो इन छाटी हुई वस्तुओं के संख्यात्मक माप ज्ञात करके सैंपल के अकॉर्डिंग समांतर माध्य का परिकलन किया जाता है। समांतर माध्य, जैसा कि हम जानते हैं, समांतर माध्य गणना करने का सूत्र यह है x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x अप टू n अपॉन n, जहां x बार का अभिप्राय प्रतिदर्श माध्य से या सैंपल मीन से होता है। x बार 1, x बार 2 या अप टू xn एक प्रतिदर्श की विभिन्न इकाइयों के संख्यात्मक माप है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि 10 इकाइयां लेनी है, तो पहली 10 इकाइयों की लंबाई मापनी है हमको, तो पहली इकाई की लंबाई, दूसरी इकाई की लंबाई, तीसरी इकाई की लंबाई, अर्थात 10 इकाइयों की लंबाइयां क्रमशः x1, x2, x3 अप टू xn कहलाएगी। n का मतलब प्रतिदर्श या उप समूह में सम्मिलित इकाइयों के टोटल संख्या से है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्लूडेड इन द सैंपल। इन 10 इकाइयों की लंबाई जो भी है उसको हम जोड़ लेंगे और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, तो पहले प्रतिदर्श का समांतर माध्य यानी प्रतिदर्श माध्य निकल जाएगा। सभी प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या एक समान होनी चाहिए, यानी अगर हम 30 यूनिट ले रहे हैं तो 30 सैंपल्स ले रहे हैं तो हर सैंपल में इकाइयों की संख्या 10 होनी चाहिए। प्रतिदर्श समांतर माध्य निकालने के बाद में केंद्रीय रेखा निकाली जाती है, सेंट्रल लाइन निकाली जाती है। केंद्रीय रेखा प्रतिदर्श माध्यों के वृहत समांतर माध्य पर स्थित होती है, यानी बिग एक्स बार, या जिसको हम सामूहिक समांतर माध्य भी कह सकते हैं, कंबाइंड मीन भी कह सकते हैं। सामूहिक समांतर माध्य निकालने के लिए या वृहत समांतर माध्य निकालने का सूत्र होगा x डबल बार इज इक्वल टू x बार 1 प्लस x बार 2 प्लस x बार 3 अप टू x बार k डिवाइडेड बाय k, और वी कैन से सिग्मा x बार डिवाइडेड बाय k। यहाँ x डबल बार का मतलब वृहत माध्य से है, ग्रैंड एवरेज से है, और k का मतलब नंबर ऑफ सैंपल से या प्रतिदर्शों की संख्या से है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है नियंत्रण सीमाएं या कंट्रोल लिमिट्स। अपर और अधर नियंत्रण सीमाएं, अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट, इनको ज्ञात करने के विभिन्न सूत्र हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों में अपनाए जाते हैं। यदि समग्र का प्रमाप विचलन या तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, तो UCL इज इक्वल टू होगा कंबाइंड मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन अंडर रूट n, और LCL होगा कंबाइंड मीन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन अंडर रूट n, यानी x बार कंबाइंड x बार के अंदर 3 बार इस सूत्र से घटाने पर और 3 बार जोड़ने पर हमको UCL या LCL प्राप्त हो जाती है। दूसरे रूप में यदि समग्र का प्रमाप विचलन ज्ञात न हो तो प्रतिदर्श रेंज के माध्य या प्रतिदर्श प्रमाप विचलन के समांतर माध्य से क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स की सहायता से समष्टि प्रमाप विचलन का आकलन किया जाता है। इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू R बार अपॉन D2 से, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन C2 से गणना की जाती है।
R बार का मतलब प्रतिदर्श विस्तारों के माध्यम से है और D2 का माध्यम अभिप्राय गुण नियंत्रण कारक जो कि R बार का स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन पर अनुपात को प्रकट करता है और प्रतिदर्श आकार से संबंधित होता है। इसी प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन बार का अभिप्राय प्रतिदर्श प्रमाप विचलनों के माध्यम से होता है और C2 गुण नियंत्रण कारक है जो स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन पर अनुपात बताता है और प्रतिदर्श आकार से संबद्ध होता है। तीसरी स्थिति में विस्तार माध्य पर आधारित नियंत्रण सीमाएं गुण नियंत्रण कारक A2 को देखकर या उसके प्रयोग द्वारा भी नियंत्रण सीमाएं निकाली जा सकती है। UCL x बार डबल बार प्लस A2 R बार या लोअर कंट्रोल लिमिट x डबल बार माइनस A2 R बार। A2 प्रतिदर्श आकार से संबंधित होता है और गुण नियंत्रण कारक सारणी से देखा जा सकता है। गुण नियंत्रण कारक सारणी आपको हम बाद में बताएंगे। प्रमाप विचलनों के माध्य के आधार पर सीमाएं अगर निकालनी हो तो UCL कंबाइंड मीन प्लस A2 स्टैंडर्ड डेविएशन बार और लोअर कंट्रोल लिमिट x डबल बार माइनस A1 स्टैंडर्ड डेविएशन बार से होता है। नियंत्रण सीमाओं के निर्धारण के चौथा पॉइंट आता है प्रांकन या प्लॉटिंग के संबंध में। x एक्सिस पर प्रतिदर्श क्रम संख्या और y एक्सिस पर माध्य अंकित करके सेंट्रल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट खींच ली जाती है, चार्ट बना लिया जाता है। प्रतिदर्श माध्य जो भी हैं, जो विभिन्न सैंपल्स के हमने प्रतिदर्श माध्य निकाले हैं उनको भी इस ग्राफ पर प्लॉटिंग कर दी जाती है। सभी बिंदुओं की प्लॉटिंग करने के बाद यानी सेंट्रल लाइन, UCL, LCL, जितने हमारे सैंपल्स हैं उनके x बार, इन सब को हम जब चार्ट के ऊपर अंकित कर देते हैं तो उसके बाद इंटरप्रिटेशन या निर्वचन किया जाता है। सामान्यतः यदि सभी प्रतिदर्श बिंदु नियंत्रण सीमाओं के अंतर्गत आते हैं तो हम कहते हैं कि विधि नियंत्रण में है और औसत गुण पूर्व निर्दिष्ट मानकों के अनुसार हैं। यदि कुछ बिंदु जो कि सैंपल्स के x बार हैं वो सीमाओं के बाहर चले जाते हैं तो विधि नियंत्रण से बाहर मानी जाती है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।